अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लिनिकल एनाटमी ऑफ द शोल्डर जॉइंट। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने शोल्डर जॉइंट को थोरली स्टडी किया था, जिसमें हम लोगों ने उसकी टाइप, उसके लिगामेंट्स, बर्सा, रिलेशंस, नर्व सप्लाई एंड ब्लड सप्लाई को देखा था। ठीक है, आज हम देखने जा रहे हैं उसकी क्लिनिकल एनाटमी, जिसमें 3 मेन क्लिनिकल्स हैं। सबसे पहले हमारे पास डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट, देन है शोल्डर टिप पेन एंड फ्रोजन शोल्डर। सबसे पहले हम देखेंगे डिसलोकेशन को। शोल्डर जॉइंट इज मोर प्रोन टू द डिसलोकेशन, मीन ये जो जॉइंट है जिसको हम स्कैपुलो ह्यूमरल जॉइंट भी बोलते हैं, स्कैपुलो ह्यूमरल आर्टिकुलेशन। स्कैपुलो क्यों? बिकॉज स्कैपुला की जो ग्लिनोइड कैविटी है वो इन्वॉल्व है जॉइंट की फॉर्मेशन में, उसके अलावा ह्यूमरस का राउंडेड हेड, इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्कैपुलो ह्यूमरल आर्टिकुलेशन इज मोर प्रोन टू डिसलोकेशन। मीन इस जॉइंट का ज़्यादा चांस होता है डिसलोकेशन का। अब उसकी हम रीज़न देख लेते हैं क्यों होता है ऐसा। ड्यू टू दी लेग्जिटी ऑफ द कैप्सूल, मीन कैप्सूल जो है हमारे पास थोड़ा लूज होता है, उसकी वजह से होती है। एंड डिसप्रपोर्शनल एरिया ऑफ द आर्टिकुलर सर्फेसिस, डिसप्रपोर्शनल एरिया मीन उनकी प्रपोर्शन जो है आर्टिकुलर सर्फेसिस की, उसमें डिफरेंस आ रहा है। अब कैसे डिफरेंस आ रहा है? प्रीवियस वीडियो में तो हमने इसको काफ़ी डिटेल देखा था, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अब इसमें होता क्या है कि जो ग्लिनोइड कैविटी है वो 4 टाइम्स छोटी होती है ह्यूमरस के हेड से। मीन जो ह्यूमरस का ह्यूमरस का हेड क्या है, 4 गुना बड़ा होता है ग्लिनोइड कैविटी से। ठीक है, मीन छोटी होती है ग्लिनोइड कैविटी बट ह्यूमरस का हेड बड़ा होता है, फिर भी उसको लिगामेंट्स काफ़ी कवर कर लेते हैं। इसलिए अगर डिसलोकेशन हो, कुछ ज़्यादा प्रेशर लग जाए उसके ऊपर, तो डिसलोकेशन हो जाती है। अब पोजीशन क्या है कि डिसलोकेशन किस कंडीशन में होगी? डिसलोकेशन अकर्स व्हेन आर्म इज एबडक्टेड, मीन अगर हम आर्म की एबडक्शन करें, ओवरहेड एबडक्शन करें, हम आर्म को ऊपर ले जाएं ज़्यादा ही, तो डिसलोकेशन हो सकती है। एंड ह्यूमरस प्रेसेस अगेंस्ट लोअर अनसपोर्टेड पार्ट ऑफ कैप्सूलर लिगामेंट। कैप्सूलर लिगामेंट मेन लिगामेंट है जो इस शोल्डर जॉइंट को कवर करता है, बट इंफीरियरली इट इज़ लीस्ट स्पॉटेड। कौन? कैप्सूलर लिगामेंट। कैप्सूलर लिगामेंट इज लीस्ट स्पॉटेड इंफीरियरली, सो ह्यूमरस प्रेसेस अगेंस्ट लोअर इन द लोअर पार्ट। इसीलिए हमारे पास ह्यूमरस जब भी डिसलोकेट होती है, डिसलोकेट होकर नीचे चली जाती है। इंफीरियर डिसलोकेशन हमारे पास मोस्टली होती है ड्यू टू दिस रीज़न। ठीक है, लीस्ट स्पोर्ट ऑफ द कैप्सूलर लिगामेंट इंफीरियरली। अब इसमें क्या आ रहा है? इट इंडेंजर्स एक्सिलरी नर्व। एक्सिलरी नर्व को क्यों डेंजर होता है? एक्सिलरी नर्व कहाँ पर होती है? राउंडेड हुई होती है अराउंड दी सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। सो सर्जिकल नेक जो है वो जब ह्यूमरस का हेड उसमें से डिसलोकेट होगा, इंफीरियरली आएगा, तो साथ ही साथ डैमेज हो जाएगा एक्सिलरी नर्व का। ठीक है, क्योंकि वो सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस के अराउंड है। 3 नेक्स होती है हमारे पास ह्यूमरस की, एनाटोमिकल नेक, सर्जिकल नेक एंड मॉर्फोलॉजिकल नेक। सो एक्सिलरी नर्व की भी इंजरी हो सकती है इन द डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट। अब हम देखेंगे शोल्डर टिप पेन, मीन शोल्डर की टिप पे पेन क्यों होती है। यहाँ पर इरिटेशन ऑफ द पेरिटोनियम अंडरलाइंग डायफ्राम फ्रॉम एनी सराउंडिंग पैथोलॉजी काज रेफर्ड पेन इन द शोल्डर। पेरिटोनियम क्या है? जैसे पेरिटोनियम कैविटी है, एब्डोमेन में होती है। कहाँ पर होती है? डायफ्राम मसल के नीचे। सपोज दिस इज डायफ्राम मसल। डायफ्राम मसल क्या होता है? मेन इंस्पायरेटरी मसल है जो इंस्पायरेशन को असिस्ट करता है। ओवरऑल हम कह सकते हैं रेस्पायरेशन को, बट मेन इंस्पायरेटरी मसल है। ठीक है, ये थोरेसिक रीजन को एब्डोमिनल रीजन से सेपरेट करता है। मीन जो हमारे पास डायफ्राम है उसके ऊपर होगा थोरेसिक रीजन, उसके नीचे होगा एब्डोमिनल रीजन। एब्डोमिनल कैविटी में ही पेरिटोनियम होती है। सो नीचे कौन सी लेयर होगी? पेरिटोनियम की होगी, ऊपर होगा डायफ्राम। अब इसमें क्या होता है कि जब पेरिटोनियल कैविटी की या पेरिटोनियम की इरिटेशन होती है किसी भी सराउंडिंग पैथोलॉजी की वजह से, तो उसमें क्या होता है? रेफर्ड पेन आती है हमारे शोल्डर पे। ठीक है, पेरिटोनियम कहाँ है और शोल्डर कहाँ पे? अब रेफर्ड पेन क्या होता है? रेफर्ड पेन इज द pain in the one part of a body due to the injury or due to the pain in the another part of body। मीन मसला किसी और पार्ट में है लेकिन रेफर्ड पेन कहीं और पे आ रही है। ठीक है, सो रेफर्ड पेन आती है शोल्डर की
टिप पे। अब हम देखते हैं इसकी रीज़न क्या है। फ्रेनिक नर्व कैरिंग impulses from peritoneum and supraclavicular nerve supply skin over the shoulder. Both arise from the spinal segment C3 and C4. एक है फ्रेनिक नर्व, एक है सुप्राक्लेविकुलर नर्व। सुप्राक्लेविकुलर नर्व क्या सप्लाई करती है? स्किन ओवर दी शोल्डर, ठीक है, जहाँ पर रेफर्ड पेन आ रही है, जहाँ पे हमें पेन फील हो रही है पेरिटोनियम की इरिटेशन की वजह से। और पेरिटोनियम को कौन सप्लाई करती है? फ्रेनिक नर्व। अब ये दोनों नर्व्स अराइज कहाँ से होती हैं? इन दी सर्वाइकल स्पाइनल सेगमेंट C3 एंड C4। जैसे हमारे पास ब्रेकियल प्लग्जेस है ना अपर लिम्ब के लिए, इसी तरह हमारे पास सर्वाइकल प्लग्जेस है जो हमारे पास सर्वाइकल रीजन में प्रेजेंट होता है। उसकी C3 एंड C4 जो रूट वैल्यू है, नर्व्स हैं, वो सब वहाँ से इन दोनों नर्व्स के फाइबर आते हैं। कहने का मतलब ये है कि सुप्राक्लेविकुलर और फ्रेनिक नर्व जो है ना, दोनों का सेम जगह से ओरिजिन होता है। इसीलिए इसकी इरिटेशन की वजह से, इस पार्ट की इरिटेशन की वजह से दूसरे पार्ट में रेफर्ड पेन आती है, ठीक है। सर्वाइकल प्लग्जेस की दोनों ब्रांचेस हैं। मीन एक लंबी ब्रांच है फ्रेनिक नर्व जो यहाँ से राइज होके डायफ्राम को जाती है, ठीक है। पेरिटोनियम के अलावा डायफ्राम को भी ये सप्लाई करेगी। उसके अलावा क्या है क्लिनिकल में? साइट ऑफ एस्पिरेशन ऑन शोल्डर जॉइंट। मीन एस्पिरेशन के लिए अगर हम नीडल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं शोल्डर जॉइंट में, बिल्कुल डेल्टो पेक्टोरल ट्राइंगल जो है यहाँ पर प्रेजेंट होती है एक्रोमियन प्रोसेस के बिलो, तो उसके लिए भी ये क्लिनिकली इम्पोर्टेंट है शोल्डर जॉइंट, ठीक है। अब हम देखेंगे फ्रोजन शोल्डर को। फ्रोजन शोल्डर क्या है? पैथोलॉजिकली अकर्स व्हेन 2 layers ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन बिकम एडहेरेंट होता है एक दूसरे के साथ जुड़ देना, एडहेरेंट टू ईच अदर। हमने पहले बात की कि शोल्डर जॉइंट क्या है? साइनोवियल जॉइंट है। साइनोवियल जॉइंट वो होते हैं जिनके अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है, और साइनोवियल फ्लूइड कहाँ होगा? साइनोवियल मेम्ब्रेन्स में, ठीक है। सो जब साइनोवियल मेम्ब्रेन्स दोनों कॉन्टैक्ट में आ जाएंगी, एडहेरेंट हो जाएंगी, तो क्या होगा? फ्रोजन शोल्डर हो जाएगा। इसमें सिम्टम्स क्या आती हैं? इंक्रीजिंग पेन, स्टिफनेस, रिस्ट्रिक्शन ऑफ द एक्सटर्नल रोटेशन, एबडक्शन एंड मीडियल रोटेशन। मीन जो रोटेशंस हैं, एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, एबडक्शन, इन तीनों मूवमेंट्स का कंप्लीटली लॉस हो जाता है। साथ क्या होता है? पेशेंट को पेन फील होती है, स्टिफनेस होती है, ठीक है। मूवमेंट तो टोटली ये रिस्ट्रिक्ट है। अब इसमें थर्ड में क्या होगा? अल्टर्ड स्कैप्यूलो ह्यूमरल रिदम। जो स्कैप्यूलो ह्यूमरल रिदम है उसमें अल्ट्रेशन आ जाएगी। कैसे? ये क्या होता है कि जब हम आर्म की मीन इसकी ह्यूमरस की अबडक्शन करवाते हैं तो जो पीछे स्कैपुला है उसका इन्फीरियर एंगल आउटवर्ड मूव करता है। आप खुद भी किसी दूसरे पर्सन को लेके ये फील कर सकते हैं। इस तरह से आपने फिंगर रखनी है एट द इन्फीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला, और उसको बोलना है कि उसी साइड का आर्म एबडक्ट करे। जब वो एबडक्ट करेगा तो आपको खुद फील होगा स्कैपुला ऐसे रोटेट करता है बाहर को, ठीक है। इसको बोलते हैं स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम। बट जब हमारे पास फ्रोजन शोल्डर होगा तो इसमें भी अल्ट्रेशन आ जाएगी। उसके अलावा क्या होगा? सराउंडिंग मसल एट्रोफी। ऑब्वियस सी बात है, जब मूवमेंट ही रिस्ट्रिक्ट हो गई है तो मसल्स काम नहीं करेंगे, तो मसल्स की एट्रोफी स्टार्ट होगी। मीन मसल मास डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और उसकी वजह से ये कंडीशन हो जाएगी फ्रोजन शोल्डर, ठीक है। ये सब चीज़ें आ रही हैं। अब हमने ट्रीटमेंट को देखना है। ये क्या है कि सेल्फ लिमिटिंग है। ये एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि ये होता कब है? एट दी एज ऑफ 40 to 60 ईयर्स, ठीक है। इस एज में ज़्यादा होता है, लेकिन क्या होता है कि विद इन 2 ईयर्स ये सेल्फ लिमिटिंग है, खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाता है। रिकवर मच अर्लियर बाय फिजियोथेरेपी। अगर आप फिजियोथेरेपी करवाएं तो ये जल्दी भी रिकवर हो सकता है। ये थी हमारे पास क्लिनिकल ऑफ द शोल्डर जॉइंट। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।